ईरान से तुर्की की डंकी का स्टार्ट कहाँ से होता है? इस डंकी में मिनिमम लोग कितने होते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? इस डंकी में एक डंकर होता है, मतलब जो आपको लेके जाने वाला डंकर होता है वो एक होता है या एक से ज़ायद होते हैं? इस डंकी में कितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं? इस डंकी में किस तरह की गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं? इस डंकी के रास्ते में पहाड़ियाँ हैं, पानी है या कोई ऐसा रास्ता है जो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है? और अगर आप डंकी के दौरान ईरान की तरफ अरेस्ट होते हैं तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस का आपको सामना करना पड़ सकता है? और अगर आप डंकी लगा के बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और तुर्की की जानिब आप अरेस्ट होते हैं, मतलब कि तुर्की की बॉर्डर फोर्स आपको अरेस्ट कर लेती है, तो फिर कौन से कॉन्सिक्वेंसेस का सामना आपको करना पड़ सकता है? आपको जेल होती है या आपको वापस भेज दिया जाता है? ये सारी डिटेल ईरान से तुर्की की डंकी की A to Z इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। आपसे गुजारिश है कि काइंडली इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा कि ईरान से तुर्की की डंकी की A to Z इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद वेलकम कहूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा कि आने वाली डंकी के मुतालिक, वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा और इमिग्रेशन के मुतालिक हर अपडेट और नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान से तुर्की की जो डंकी है इसके टोटल 3 रास्ते हैं जो बड़े फेमस हैं, जहाँ हर वक्त काम चलता है। इन तीनों रास्तों में जो सबसे ख़तरनाक रास्ता है, जिसको सबसे सस्ता और ख़तरनाक कहा जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, लाशें पड़ी होती हैं, वो ये रास्ता है जिसके ऊपर मैं आज की वीडियो बनाने लगा हूँ। इस रास्ते की जो लाइन है वो है जी तेहरान से तब्रेज़, तब्रेज़ से माको, माको से दोगोबियाज और दोगोबिया से एर्ज़ोरूम और एर्ज़ोरूम से इस्तांबुल। इस रास्ते की सारी डिटेल इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा तो दोस्तों, ईरान से तुर्की की जो डंकी है इसका जो स्टार्ट है वो ईरान के शहर तेहरान से होता है। एजेंट हजरात ने तेहरान शहर के अंदर बड़े बड़े मकान खुफिया जगह पे लेके अपने जो माइग्रेंट्स हैं उनको वहाँ छुपाया होता है और ये लोग वहाँ वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही तुर्की की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल आए कि जी बॉर्डर आसान है, बॉर्डर ओके है, रास्ता मतलब कि आसान है, अभी बंदे क्रॉस हो सकते हैं, तो फ़ौरन से आपकी जो है ना तैयारी करवाई जाती है। तो फ़ौरन से एक बड़ी बस का इंतज़ाम किया जाता है जिसमें 80 से 90 लोग, 100 लोग आसानी से आ सकें। उस बड़ी बस को आपकी रहाइश के बिल्कुल पास नहीं लाया जाता, बल्कि उसको थोड़ा सा दूर, आबादी से दूर, जहां आमदोरफ्त कम है, लोग कम है, वहां खड़ा कर दिया जाता है और आप लोगों को 4-4, 6-6 करके छोटी गाड़ियों में उस बड़ी गाड़ी तक मुंतकिल किया जाता है। कई दफ़ा एजेंट हजरात का घर से बड़ी गाड़ी तक बंदे ट्रांसफ़र करते करते पूरा दिन लग जाता है। अच्छा तो दोस्तों, जैसे ही इस बस में 80, 90, 100 बंदे मुकम्मल हो जाते हैं, अब इस बस ने तेहरान से अपना सफ़र शुरू करना होता है और तब्रेज़ की तरफ जाना होता है। तेहरान से तब्रेज़ का जो एक्चुअल सफ़र है वो है जी सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 घंटे का। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, अगर आप सीधा जाएं तो 4 घंटे लगते हैं, लेकिन क्योंकि ये सारे लोग इल्लीगल होते हैं, इल्लीगल माइग्रेंट्स होते हैं, तो जो वहाँ का मकामी ड्राइवर होता है वो आपको सीधे रास्ते से कभी भी नहीं लेके जाता। वो ये जानते हैं कि अगर आपको सीधे रास्ते की तरफ लेके गए तो रास्ते में पुलिस का नाका, रेंजर का नाका, आर्मी का नाका आएगा, तो कहीं ना कहीं मैं पकड़ा जाऊंगा। तो वो 3-4 घंटे का जो रास्ता है वो 8-10 घंटों का बन जाता है। वो इसलिए कि ये आपको मुख्तलिफ दूसरे लोकल रास्तों की तरफ से जो है ना घुमा फिरा के बचाव जो के पुलिस से तब्रेज़ पहुंचाते हैं। जैसे ही आप लोग तब्रेज़ पहुंचते हैं, एजेंटों ने आपके वहां आने से पहले आपकी रहाइश का इंतज़ाम, बंदोबस्त किया होता है। तब्रेज़ पहुंचते ही आपको खुफिया मुकाम पे मुंतकिल कर दिया जाता है। आप लोग वहां बैठ जाते हैं, वेट करते हैं। अगर उसी रात या उसी दिन आपकी गेम आगे जानी हो, मतलब तुर्की की तरफ आपने डंकी लगानी हो, तो आपको 1-2 घंटे में दोबारा गाड़ियां आ जाती हैं लेने, नहीं तो आपको वेट करना पड़ता है कि फिर से क्लियरनेस मिले और वहां से आपका अगला स्टेप जो है वो माको आपको लेके जाया जा सके। अब तब्रेज़ से आप लोगों ने जाना होता है माको की तरफ। माको तुर्की बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर एक छोटा सारा शहर है जिसकी माको पहाड़ी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, उस पर भी बात करते हैं। यहाँ से अब आपको सीधी गाड़ी नहीं लेके जाती। तब्रेज़ शहर से माको जाते जो है ना, रोड इतने साफ नहीं है, इतने अच्छे नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। 1998, 1995 मॉडल की पुरानी लैंड क्रूज़र टोयोटा की इस्तेमाल होती है, जो कि
स्मगलिंग में काफ़ी ज़्यादा ईरान और पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है, जो तेल लाती है। सेम टू सेम वही डाले आपको वहाँ से पिक करते हैं, एक गाड़ी में 15-20 बंदे डाल के आप लोगों को 4-5 गाड़ियाँ जो ना लेके चलना शुरू हो जाती हैं। फिर आप लोगों को माको शहर क्रॉस करते हुए साइडों से माको पहाड़ी के बिल्कुल पास जाके उतार दिया जाता है। अब यहाँ से आपकी जो रियल एक्चुअल डंकी है पैदल की, वो स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ आपको 1 या 2 डंकर जो होते हैं आगे से रिसीव कर लेते हैं, सारे बंदे कलेक्ट करते हैं, बंदों की गिनती करते हैं और उसके बाद एक डंकर आगे लगता है और एक छड़ी लेके सोटी लेके सबसे पीछे लग जाता है। लाइन बन जाती है, आपको लाइन के साथ जो है ना बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए जनाब आपका सफ़र शुरू कर दिया जाता है। अब आप माको पहाड़ी चढ़ रहे हैं। माको पहाड़ी, जिसे चंद तारे वाली पहाड़ी भी कहते हैं, ये इतनी खतरनाक पहाड़ी है कि इसके टॉप तक जाते आपको एक पूरी रात लग जाती है और जो आपकी टॉप पर जाने की स्पीड होती है वो नॉन स्टॉप होती है, एक हेल्दी स्पीड होती है। मतलब बीमार बंदा या ऐसा बंदा जो मोटा ताज़ा है, चल नहीं सकता, उसके लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ मौत है, वो कभी भी टॉप तक पहुंच नहीं सकता। जो बंदा बिल्कुल फिट है, जैसे कि डंकर जो आपको लेके जाता है, वो डेली जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन जाते हैं। आप खुद हिसाब लगा लें, उनकी स्पीड के मुताबिक आप रात को 8 बजे शुरू करते हैं तो सुबह 6-7 बजे आप पहुंचते हैं। अब आगे आप खुद समझ सकते हैं जो नॉर्मल बंदा है उसके लिए ये पहाड़ी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। मैं अपनी थोड़ी सी बात सुनाऊं, मैंने भी ये डंकी लगाई थी, मैं भी गया था। जब पहली दफ़ा मैं शेंजन यूरोप में गया था, इधर से ही गया था, तो माको हम सुबह 6 बजे पहुंचे थे और हम 44 लोग थे, 44, लेकिन सारे हम टॉप पर पहुंचे नहीं। जैसे ही हम टॉप पर पहुंचे हमने गिनती की, हमारे 7 बंदे काम थे। बाद में पता चला एक बंदा हमारा बेहोश हो गया था और एक बंदा हमारा ज़्यादा सेहत हेल्दी होने की वजह से रास्ते में गिर पड़ा। तो 5 लोग उनके जो इलाके के थे, जो पाकिस्तान से उनको जानते थे, वो सारे उधर इकट्ठे हो गए उनकी तीमारदारी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। ये वो लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, जो मान जाते हैं कि भाई हम यहाँ से अब डिपोर्ट होंगे पीछे की तरफ, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पकड़े जाते हैं 101% आपको बलोचिस्तान ईरान कोयटा बॉर्डर पे पाकिस्तानी फोर्स को दे दिया जाता है। जो पाकिस्तानी लोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो लोग हैं वो ऊपर पहुंच जाते हैं, ऊपर जाके जनाब आगे का सफर अपना कंटिन्यूसली जारी रखते हैं। यहाँ मैं एक बात आपके लिए क्लियर करता जाऊं कि ये जो डंकी में लोग गिर जाते हैं, रह जाते हैं, डंकर को इनसे कोई कंसर्न नहीं होता। डंकर कभी भी 1-2 बंदे के लिए नहीं रुकता। वो 40, 45, 50 लोगों की जो गेम होती है 100 बंदे की, वो उसको रिस्क में नहीं लगाता, दाव पे नहीं लगाता। इसमें सबसे ज़्यादा लालच उसका ये भी होता है, अगर गेम पकड़ी जाती है, वो 1-2 बंदे के लिए अगर बैठ जाता है तो वो खुद पकड़ा जा सकता है, जिसकी सज़ा 5 से 7 साल होती है और वो कभी भी ऐसा रिस्क लेते ही नहीं है। रास्ते में जो लोग गिर गए, अल्लाह ना करे फौत हो गए, पहाड़ी से गिर गए, वो गए, मतलब इसका लेन देन ही कोई नहीं। फिर सुबह अगर वहाँ कुर्दिस्तान, एक और चीज़ है, माको की पहाड़ी में जो लोग गुजरते हैं कई दफ़ा वो अगवा हो जाते हैं। वहाँ छुपे कुर्दे, जिनको कुर्दे बड़े वो फेमस लोग हैं, कुर्दे जो हैं वो खाना बदोश हैं, ना वो ईरान के हैं ना वो तुर्की के हैं, वो वहाँ जंगलों में रहने वाले लोग हैं और उनका जो रोज़गार है वो हमारे बंदों को अगवा करके इनकी पीछे से घरों से पेमटे मंगवाना है। हमारे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अगवा कर लिए जाते हैं। वहाँ कुर्दे जो उनको अगवा करके छुपाते हैं, उनको मारते हैं, उनके जो नाखून हैं वो प्लास के साथ खींचते हैं। इतना शदीद जुल्म करते हैं कि बंदा बेबस हो जाता है और रो के पीछे फ़ोन करता है, खुदा के लिए मेरे पैसे दें। अब यहाँ भी पाकिस्तानी एजेंट सरे फरीस्त हैं जो कुर्दों से बंदों को छुड़वाने में भी अपना किरदार अदा करते हैं, जो कि मुझे हमेशा ये शक है कि जो कुर्दे हैं ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानी एजेंटों ने अपनी दुश्मनियों में पैदा की हैं। मतलब एक एजेंट का काम जा रहा है तो दूसरा एजेंट जो है उसके काम को रोकने के लिए, उसके साथ फाइट बैक करने के लिए कुर्दों की हेल्प लेता है कि भाई ये बंदे रोको, पकड़ो ये। तो एजेंटों की जो अपनी लड़ाई है उसका जो रिजल्ट है वो कुर्दों की शक्ल में इनको मिला है। अब कुर्दे जो हैं वो इनके बंदे उठाते हैं इनकी मर्जी से भी और इनकी मर्जी के खिलाफ भी, सिर्फ इसलिए कि उनको रोजगार मिलता रहे। वो हर बंदे से 4-5 हज़ार डॉलर जो है वो लेते हैं। इस मामले में माको पहाड़ी की जो डंकी है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। हमने ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं, ये अभी तक हो रही हैं। 2024 है, आज 13 फरवरी है, आज की वीडियो में आज तक ये हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि माको पहाड़ी की डंकी लगाने से पहले अपने एजेंट से आपने कन्फर्म कर लेना है कि अगर कुर्दों ने पकड़ा तो तुमने पकड़वाना है। इसी वजह से आप आसानी से निकल सकते हैं। अच्छा जी, जैसे ही आप माको की पहाड़ी क्रॉस करते हैं तो अब आगे की तरफ जाना तुर्की की तरफ शुरू कर देते हैं। आपकी जो मंजिल होती है वो होती है जी दोगोब्याज। दोस्तों जैसे ही आप माको पहाड़ी के टॉप पर पहुंचते हैं तो ऊपर से नज़ारा बड़ा खूबसूरत होता है, क्योंकि ये बहुत ऊंची पहाड़ी है। इसकी एक साइड पर ईरान है और दूसरी साइड पर तुर्की है।
इसके ऊपर से आप बिल्कुल वाज़िया देखते हैं ईरान की लाइटें, ईरान के शहर, बड़ी दूर दूर तक ईरान नज़र आता है। और इसकी दूसरी साइड पे जो है ना आपको तुर्की की लाइटें, तुर्की के गाँव, तुर्की के शहर बिल्कुल वाज़िया नज़र आते हैं। अब आपने क्योंकि दोगो ब्यास जाना होता है, आपकी जो नेक्स्ट मंजिल होती है वो होती है दोगो ब्यास, जहाँ गाड़ी आपका वेट कर रही होती है। जैसे ही आप दोगो ब्यास की तरफ जाते हैं, माको पहाड़ी से नीचे की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, तो रास्ते में छोटे छोटे 5-6 ऐसे मकाम आते हैं जहाँ डेरे समझ लें या छोटे छोटे गांव समझ लें, 2-2 3-3 घर होते हैं। वहाँ सुबह सुबह जो बूढ़े होते हैं वो घूम रहे होते हैं, अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन आप लोग उनके पास से गुजरते हैं, वो इस काम को इतनी तरजीह नहीं देते। उनको पता होता है कि ये पाकिस्तानी, इंडियन, अफगानी महाजर लोग हैं जो हिजरत करके जा रहे हैं। उनको ये पता होता है, ये वो चीज़ें डेली देखते हैं, लेकिन वो शिकायत नहीं करते। आपको ले जाया जाता है ये दोगो ब्यास। दोगो ब्यास जाते जाते आपको तकरीबन शाम के 3-4 बज जाते हैं। जैसे ही आप दोगो ब्यास पहुंचते हैं, वहाँ आपके लिए कोई ट्रक या कंटेनर आके खड़ा होता है, बिल्कुल जंगल के अंदर किसी कच्चे रास्ते में। तो वो खोल के आपको उसके अंदर लोड कर लेते हैं। अब दोगो ब्यास से ये ट्रक चलता है और आपको लेके जाता है एर्ज़ोरूम। एर्ज़ोरूम काफ़ी बड़ा शहर है तुर्की का। एर्ज़ोरूम की किसी फैक्ट्री में या बियाबान जगह में आपको जाके दोबारा तकसीम कर दिया जाता है। मतलब जिस एजेंट के बंदे होते हैं वो अपने बंदों को किसी न किसी सेफ पे मुंतकिल करता है। आप सारे इकट्ठे नहीं होते। कई दफ़ा ऐसे होता है कि सारे इकट्ठे होते हैं। मोस्टली आपको डिवाइड कर दिया जाता है, 10 उधर, 5 उधर, 10 उधर, और अपने अपने एजेंट जो है अपने अपने बंदों को वहाँ संभालते हैं और उनकी पेमेंटें क्लियर कर देते हैं। एर्ज़ोरूम के बाद आपकी जो नेक्स्ट फ़्लाइट होती है वो होती है जी इस्तांबुल की। एर्ज़ोरूम से इस्तांबुल का जो सफ़र है वो होता है जी 28 से 32 घंटे का ट्राले के ऊपर। तो इसी तरह जिस तरह आप पीछे से आए हैं, इसी तरह आपको दोबारा वहाँ वेट करवाया जाता है। वहाँ जाके सबसे पहले आपकी पेमेंटें ली जाती हैं, जो आपने पीछे से पहुँचने के पैसे वो देने होते हैं आपने। आपकी पेमेंट क्लियर करने के बाद आपको जो है ना दोबारा ट्रक में लोड कर दिया जाता है और आपको इस्तांबुल में पहुँचाया जाता है। जिस तरह आपके साथ पहले हुआ बिल्कुल सेम टू सेम आपके साथ इस्तांबुल तक होता जाता है। लेकिन एर्ज़ोरूम ए और इस्तांबुल बी, ये ए टू बी डायरेक्ट होता है। वहाँ जाकर दोबारा इस्तांबुल में आप सेफ़ों में जो है ना महफूज हो जाते हैं। महफूज मकाम पे आपको मुंतकिल कर दिया जाता है। तो इस तरह दोस्तों आप इस्तांबुल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद आप वहां से आगे यूरोप जाने के लिए दोबारा वेटिंग में चले जाते हैं। मैं आज की वीडियो में आपको सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि माको का रास्ता सबसे ख़तरनाक है। अपनी ज़िंदगी पे कभी समझौता मत कीजिएगा, कभी भी ये रास्ता चूज़ ना कीजिएगा। उन लोगों तक मेरी वीडियो फैलाएं, शेयर करें जो डेंकी लगाना चाहते हैं, और उनको ये हकीकत दिखाएं कि रास्ते में तुम्हारी मौत हो गई तो तुम्हारी लाश भी पाकिस्तान नहीं आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।